दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीडीएस के बारे में। तो टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो आय का स्रोत होता है उस पे क्या होता है, हमें टैक्स काटना होता है। ठीक है। और ये जो टीडीएस होता है वो इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से अर्निंग कर रहा है, चाहे वो ब्याज प्राप्त करने की वजह से हो, चाहे सैलरी की वजह से हो, चाहे वो रेंट किसी पे दे रखा है, अपना ऑफिस, अपना दुकान, अपना घर अगर किसी को रेंट पे दे रखा है, या कमीशन के बेस पे अगर वो अर्निंग करता है, या किसी जो हॉर्स राइडिंग का जो रेस होता है अगर उसमें अगर उसने अर्निंग करी है तो उस पर भी उसको टैक्स देना होता है ना। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट ने टैक्स के जो कैटेगरी है उसमें टीडीएस भी डिफाइन कर रखा है कि भाई हम इन चीजों पे आपसे टीडीएस लेंगे। ठीक है। तो टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट्स सोर्स, यानी कि जो भी आपकी इनकम का सोर्स है उस पे क्या होता है, आपको टैक्स पे करना होता है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है ना। यानी कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स कटने के बाद ही मिलेगा आपको। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की सैलरी 35,000 है या 30,000 है, उस 30,000 सैलरी पे 10% अगर टैक्स या टीडीएस करता है तो 3,000 रुपए काट के उसको 27,000 रुपए सामने वाली पार्टी उसको देगी। और 3,000 रुपए वो क्या करेगा, वो टैक्स जो उसको गवर्नमेंट को पे करना है वो सामने वाले एम्प्लॉय से काट के गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा है। दरअसल किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे टीडीएस कहा जाता है। टीडीएस अलग अलग तरह से जो आय के स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होती है, उस पर काटा जा सकता है, जैसे सैलरी या किसी से ब्याज मिल गया, कमीशन मिल गया, है ना। तो उस पर क्या होता है ना, सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है। फिर आगे जैसे मान लो कि भाई ये जो बॉस है ना, और ये एम्प्लॉय है मिस्टर मयंक कुमार, ये वहां पे काम करता है, उसकी सैलरी मान लेते हैं अपन 35,000 अगर उसकी सैलरी है। तो बॉस क्या करेगा, जब एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी देगा तो 35,000 का जो 10% होता है यानी कि 3,500 रुपए वो बॉस क्या कर लेगा, काट लेगा, और काट के बाकी जो भी अमाउंट बनता है वो मयंक कुमार को दे देगा। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति काम कर रहा होता है किसी फर्म में, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, ठीक है ना, उसका टीडीएस कौन काटता है, उसका टीडीएस काटता है वहां का ओनर, वहां का मालिक। मालिक क्या कहता है कि भी आपका हम टीडीएस काटेंगे, आप हमें अपना पैन नंबर दीजिए। ठीक है। वो पैन नंबर अगर दे देता है तो उसका टीडीएस जो होता है वो उतना ही टैक्स रेट पे लगेगा जितना डिसाइड किया गया है। अगर 10% है तो 10% ही लगेगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो उसका डबल यानी कि 20% उसको टीडीएस काट के जो बॉस हैं या जो भी वहां के एम्प्लॉय हैं वो उसको क्या करेंगे, अमाउंट देंगे। ठीक है ना। तो जो ये मालिक है, बॉस है, वो क्या करेगा, उससे 3,500 रुपए कम करके उसको क्या करेगा, उसको रुपए देगा, इसको, डिडक्टी को। यानी कि टीडीएस में दो मेन चीजें होती है, एक तो होता है डिडक्टर, एक होता है डिडक्टी। डिडक्टर वो होता है जो टीडीएस काटेगा और डिडक्टी वो होता है जिसका टीडीएस कटेगा। ठीक है ना। तो मान लो मयंक कुमार है तो वो वहां पे काम कर रहा है कर्मचारी के तौर पे, उसको सैलरी मिलती है, तो वो हो गया डिडक्टी, यानी कि सैलरी में से टीडीएस का पैसा इसका जाएगा। ठीक है ना। और वो पैसा जो काटेगा, जो बॉस है वो क्या करेगा, मयंक का टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो वो होता है हमारा डिडक्टर। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि कोई बैंक है और वो बैंक किसी ऐसे व्यक्ति के घर में उसने बैंक ओपन कर रखा है, रेंट पे ले रखा है। ठीक है ना। तो जो बैंक है वो क्या करेगा, उस सामने वाले व्यक्ति को जो रेंट पे करेगा उसमें टैक्स काट के, टीडीएस काट के उसको रेंट का पैसा देगा। तो जो बैंक है जिसकी जो जिसके व्यक्ति के किराए पे वो रह रहा है घर में या रूम में, है ना, वो क्या कहलाता है, डिडक्टर। और जो बैंक वालों से रेंट का पैसा लेगा वो कहलाता है डिडक्टी। ठीक है ना। जिसका टैक्स कटेगा वो होता है डिडक्टी, और जो टैक्स काटेगा वो होता है डिडक्टर। ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि सीधे तौर पर सरकार नहीं काटती टीडीएस, यानी कि सरकार जो होती है वो डायरेक्ट वे में टीडीएस कभी भी नहीं काटती है ना। तो जैसे कि भाई टीडीएस सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेवारी पेमेंट करने वाले व्यक्ति या फिर उस संस्था की होती है जो भुगतान कर रहा है। मान लो वही एग्जांपल कि भी मान लो मेरी दुकान पे अगर कोई टीचर काम करता है और उसकी सैलरी में मान लो 35,000 40,000 रुपए दे रहा हूं, तो उसका टीडीएस मैं काटूंगा, ना कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपना टीडीएस काट के जमा कराएगा। ठीक है ना। जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, जिस व्यक्ति से वो सैलरी ले रहा है ना,
ठीक है ना, उसी को वो क्या करेगा, कह देगा कि भाई आप हमारा मेरा टीडीएस काट लो, टीडीएस काट के मेरा पैसा दे दो, और आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को मेरा टीडीएस जमा करवा देना। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, जो टीडीएस कटने के बाद जो उसको पेमेंट मिलती है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डिडक्टिव। अलग अलग प्रकार की सेवाओं पर अलग अलग टीडीएस की दरें होती है, जैसे सैलरी पर अलग होता है, बिल्डिंग पर या उसकी अगर हम रेंट वगैरह ले रहे हैं, किराया वगैरह ले रहे हैं, उस पर रेट अलग होता है, उसका नियम अलग होता है। ठीक है ना, फिर क्या कहता है, कैसे करता है भाई टीडीएस, टीडीएस कैसे करता है, कोई भी संस्था जो भुगतान कर रहा है वो एक निश्चित रकम को टीडीएस के रूप में काटता है। ऐसे में डिडक्टी को भी टीडीएस कटने का सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका टीडीएस कट रहा है तो उसको जो भी उसका टीडीएस कटा है उसका सर्टिफिकेट उसको लेना चाहिए उस सामने वाले डिडक्टर से। ठीक है ना, इस सर्टिफिकेट के जरिए डिडक्टी अपने चुकाए गए टैक्स को टीडीएस क्लेम कर सकता है। मान लो कि अगर डिडक्टी ने टैक्स दे दिया है, उस डिडक्टर से टैक्स कटवा लिया है ना, और वो सर्टिफिकेट नहीं लेता है, तो वो क्या कर सकता है, टीडीएस क्लेम नहीं कर सकता फिर। ठीक है ना, अगर मान लो उसने अपने आय से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, टीडीएस पे कर दिया है, और अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो क्या कर सकता है, टीडीएस क्लेम कर सकता है। ठीक है, और अगर मान लो उसने आय से कम टैक्स पे किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी में वो टैक्स को, टीडीएस को क्लेम कर सकता है, जो भी उसने एक्स्ट्रा में टीडीएस पे किया है। ठीक है ना, फिर टीडीएस कौन काट सकता है, सरकार सीधे तौर पर टीडीएस नहीं काटती, है ना, तो ये क्या कह रहा है, टीडीएस सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेवारी पेमेंट करने वाले व्यक्ति या फिर उस संस्था की होती है जो भुगतान कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि डिडक्टर जो टैक्स काटेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा डिडक्टी का टैक्स काट के। ठीक है ना, फिर टीडीएस का नियम क्या है भी, यह इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है। मतलब कि ये 192 जो है 192 ये सैलरी पे टैक्स करता है। अलग अलग सोर्स पे अलग अलग टैक्स रेट और टैक्स कैटेगरी होती है, सेक्शन होते हैं। ये जो सेक्शन है ये किसका है, नेचर ऑफ पेमेंट, ये है सैलरी का। ऐसे ही इंटरेस्ट पे अलग होता है, रेंट पे अलग होता है, कमीशन पे अलग होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है ना, वेतन पर टीडीएस रेट कितना होगा ये आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। अगर आपकी सैलरी मान लो कि 30,000 है, और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 30,000 तक है तो उस पर हम कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, हम उससे टीडीएस नहीं लेंगे। बट अगर 30,000 से ऊपर आपका जितना भी टीडीएस हो जाता है, आपका क्या करेगा, टीडीएस कटेगा। ठीक है ना, तो सभी टैक्स रेट पे अलग अलग टैक्स रेट के अकॉर्डिंग दरें अलग अलग है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो हो सकता है आपको 30% देना पड़ जाए, अगर आपकी सैलरी कम है तो 10% देना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, टीडीएस की दरों में भी चेंजेस करती रहती है। ठीक है, फिर क्या हर महीने टीडीएस काटा है जाता है, देखो सैलरी हर महीने दी जाएगी तो सीधी सी बात है टीडीएस भी हर महीने ही कटेगा। तो इसमें तो कोई समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर महीने क्या होता है ना, हमें टीडीएस काटना होता है। जैसे रेंट अगर हम हर महीने देते हैं एंड ऑफ द मंथ, वैसे भी हमें क्या करना होता है, सैलरी भी हर महीने देनी होती है। तो हर महीने क्या होता है, हमें टीडीएस चुकाना होता है और काटना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि टीडीएस रेट का चार्ट क्या है फाइनेंशियल 2024 और इफेक्टिव ईयर 2025-26 में। देखो, ये तो है सेक्शन, ये है पेमेंट कोड, ये होता है नेचर ऑफ पेमेंट, और ये है टीडीएस रेट। तो ये जो सैलरी होती है, सैलरी पे जो टीडीएस लगता है उसका सेक्शन होता है 192B, और पेमेंट करने का कोड होता है 92। ठीक है, और ऐसे ही रेंट पे होता है 194IB, और पेमेंट कोड होता है 94IB। ऐसे 5% हमारा रेंट पे लगता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा ब्रोकरेज और कमीशन पे लगता है। ऐसे ही अगर हमने मान लो पोस्ट ऑफिस या बैंक सिक्योरिटीज वगैरह में कहीं पैसा वगैरह हमने जमा करा रखा है, उसका अगर हमें टीडीएस काटना हो तो हम इस सेक्शन और इस पेमेंट कोड से 10% के हिसाब से काटेंगे। और अगर हॉर्स रेस में किसी व्यक्ति ने अर्निंग करी है तो उसका क्या है, 30% टैक्स कटेगा टीडीएस का, और सेक्शन हो जाएगा 194BB, और पेमेंट कोड हो जाएगा 94BB। ठीक है ना, ये कुछ ऑप्शंस, कुछ मैंने आपको टीडीएस रेट के जो मेनली यूज होते हैं कुछ कुछ मैंने आपको बता दिए। वैसे होते तो बहुत सारे हैं अर्निंग के सोर्स। ठीक है ना, ये 5 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री वगैरह करेंगे। और अब आ जाता है कि भी टीडीएस के लिए क्या होता है ना, 10 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है उसको उसके पास 10 नंबर होना जरूरी होता है। और ये 10 नंबर क्या होता है, 10 नंबर होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। यानी कि अगर हम कोई टैक्स काटेंगे या कोई कलेक्ट करेंगे तो उसका हमें 10 नंबर लेना होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति पेन नंबर के बेस पे या विदाउट पेन नंबर के बेस पे डिडक्टी से टीडीएस काटेगा, तो उस व्यक्ति के पास 10 नंबर में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, और 10 नंबर कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आगे के जो 4 डिजिट होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं, और आगे के 5 होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और आगे का नेक्स्ट जो लास्ट होता है वो होता है अल्फाबेट। ठीक है, टोटल 10 होते हैं डिजिट। ठीक है, 10 डिजिट होते हैं। और इट इज गिवन टू ए कंपनी, फर्म, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन सोर्स। मतलब कि
ये जो 10 नंबर होता है ये उसको दिया जाता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है ना। उनको क्या होता है, ये 10 नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने के लिए हमें 10 नंबर की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। तो उसका पूरा नाम है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टीडीएस की ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है सैलरी पे, और नेक्स्ट हम करेंगे रेंट पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट कंपनी में आते हैं, यहां जाता हूं मैं, टीडीएस अकाउंटिंग बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ एक बार में यूं ही, आप क्या करोगे, अपना एड्रेस वगैरह सारा फुलफिल करोगे, जो भी नेम है जिस फर्म से है वो सारी डिटेल आप फिल करोगे, ठीक है। मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जीएसटी यस कर दूंगा, ठीक है। और ई वे बिल नॉट एक्सेप्ट कराऊंगा। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, है ना। इसको हमें क्या करना है, यस करना है। यहाँ पे हमें 10 नंबर डालना है, जो भी हमारी कंपनी है, जो हमारी फर्म है, जो टैक्स काटेगा, जैसे मैं टैक्स काट रहा हूँ, तो मैं मेरा जो टैक्स का जो 10 नंबर है ना, वो मैं यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यही डाल देता हूँ जो यहाँ पे दे रखा है ना। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि आप डिडक्टर टाइप आप कौन हो, आप कंपनी हो या कोई आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से हो। अगर आप कंपनी हो, जो कंपनी का संचालन करता है, तो आप कंपनी लोगे। अगर आप इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई फर्म नहीं हो, तो आप ये लोगे। तो फिलहाल मैं फर्म हो, तो मैंने यहाँ ये ले लिया। अब आ जाते हैं डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन। भाई आपका ब्रांच कहाँ पे है, मैंने कह दिया मेरा ब्रांच बीकानेर में है, ठीक है। और सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि यहाँ पे वो डिटेल डालनी है जो टैक्स काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मैं यहाँ यस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम है अहमद गोयल, डेजिग्नेशन मैंने डाल दिया, जैसे मैं ऑनर हूँ, ठीक है। और पैन नंबर मैंने डाल दिया मेरा ये, ठीक है। और जो भी मेरी बिल्डिंग वगैरह है, फ्लैट नंबर है, ठीक है ना, लोकेशन वगैरह है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड है तो ठीक है, टेलीफोन है तो ठीक है, वरना ईमेल आईडी आईटीजी के डॉट स्टेप, ये डाल के मैं इसको एक्सेप्ट करवा लूंगा। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों में हमें कुछ नहीं करना। अगर आप टीडीएस को स्टॉक आइटम में भी लगाना चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। पर मैं आपको टीडीएस स्टॉक आइटम में नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ अगर आप किसी की सैलरी काट रहे हो या कोई रेंट वगैरह पे कर रहे हो, है ना, तब आप किस सिचुएशन में आप टीडीएस काटोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों एक बार फिलहाल अपन नो रखेंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। ये हमारी टीडीएस की कंपनी बन गई। अब क्या है नेक्स्ट, कि भाई हमें 31/5/2024 को मैन कुमार का नाम से एक व्यक्ति है, एम्प्लॉई है हमारा, उसकी हमें क्या करनी है, टीडीएस काटनी है, ठीक है। उसकी सैलरी है 50,000, 10% टीडीएस का रेट है, ये उसका सेक्शन है, पेमेंट कोड है। और थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000 रुपए की। 30,000 से नीचे नीचे है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 30,000 से ऊपर होते हैं आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे टीडीएस कितना काटा गया उसका, 5,000 रुपए, और उसको पे कितना करेंगे, 45,000 रुपए, जैसे कि भी यहाँ पे देखो ये बता रखा है, ठीक है ना। 31 मई 2024 को हमें सैलरी टू मैन का हमें टीडीएस काटना है। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो हमें ये तीन खाते ही खोलना है, सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी टू मैन और टीडीएस ऑन सैलरी। ये तीन खाते ही हमें यहाँ पे खोलने हैं। तो मैं सीधा ही कहाँ पे आऊंगा, सीधा मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टेली पे, और मैं आऊंगा क्रिएट लेजर में। तो सबसे पहला मैं खाता खोलूंगा सैलरी एक्सपेंसेस का, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, जब अपन किसी को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का खर्चा भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, उसका खाता भी तो हम खोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सैलरी एक्सपेंस का खाता नहीं खोलें, ठीक है ना, उसका खाता हमें खोलना पड़ेगा। और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी जो होती है वो किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। इसको सबको हम नॉट एप्लीकेबल लेते हुए एज कंपनी ग्रुप सर्विस लेते हुए, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सेट अल्टर अदर स्टेचुरी डिटेल, ये आ रहा है टीडीएस रिलेटेड, इसको हमें यस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है इस टीडीएस एप्लीकेबल, पहले से यहाँ पे अनडिफाइंड है। तो जैसे ही आप एंटर यहाँ स्केप प्रेस करेंगे या आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो बता देगा तीन ऑप्शन, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड। तो हमें एप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पे आ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे देखो टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया है, ये सेक्शन 194 बी और 94 बी, ये हमें मेंशन करना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रिएट कर लूंगा और यहाँ डालूंगा टीडीएस ऑन
सैलरी, जो भी आप नेम देना चाहते हो। तो ये सैलरी से रिलेटेड टीडीएस है, तो मैंने डाल दिया टीडीएस ऑन सैलरी। अब यहाँ पे सेक्शन है हमारा 192 194 बी, और पेमेंट कोड है 94 बी, और रेमिटेंस कोड 200 डाल दूंगा मैं, और विद पेन हमारा लगेगा 10%। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम दोनों में 10% ले लेंगे, और थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी कितनी है 30,000, क्योंकि 30,000 रुपए तक अगर उसकी सैलरी है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, अदरवाइज उसका टैक्स कटेगा। ठीक है ना। अगर मान लो कि भी ये रेट ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 10% कटेगा। अगर रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप है, अगर मान लो कोई और अदर है, जैसे कि भी मान लो वो कंपनी है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, मान लो अगर वो कंपनी है तो मान लो 20% काट लेंगे, ऐसा भी आप दे सकते हो। अगर वो कंपनी है तो 20% काट लेंगे, और अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, हिंदू डिवाइडेड फैमिली है, तो 10% कटेगा। तो फिलहाल हम 10% ही ले रहे हैं दोनों को, लेते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। एक तो हमारा खाता ये खुल गया, दूसरा हमारा खुलेगा सैलरी टू मयंक, यानी कि मयंक को हम सैलरी देंगे, है ना। सैलरी देंगे तो उसका भी तो हमें खाता खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि इसको हमें लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, हमारा लायबिलिटी है, हमें इसको पे करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या करा, सन्ड्री क्रेडिटर में दिखा दिया। और मेंटेन बिल बाय बिल यस लेते हुए यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेड, क्या आप इस पे टीडीएस काटोगे इस व्यक्ति का? जी हाँ, हम इस व्यक्ति का टीडीएस काटेंगे, इसलिए हमने इसको यस कर दिया। अब ये पूछ रहा डिडक्टिव टाइप जिसका टीडीएस कट रहा है वो किस प्रकार का है, क्या वो कंपनीज मेंबर है नॉन रेजिडेंस का, क्या वो एओपी रेजिडेंस है, या वो बॉडी इंडिविजुअल है, क्या वो कंपनी नॉन रेजिडेंस है, कंपनी रेजिडेंस है। इस प्रकार से उस व्यक्ति से ही हम पूछ लेंगे कि भी आप किस प्रकार के डिडक्टिव हो, क्या आप ओनली व्यक्ति हो, आप कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते, कोई कंपनी नहीं चलाते, आप नॉन रेजिडेंस हो या एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, वो आप उसी से पूछोगे। ठीक है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक व्यक्ति है जो इंडिविजुअल है। और यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जैसे ही मैं जनरल वाउचर में एंट्री पास करूंगा उसकी टैक्स काटने की, उस एक ही वाउचर में क्या होगा, टीडीएस कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक ही वाउचर में उसका टीडीएस जो है वो कट रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम एक ही वाउचर में उसका टीडीएस काटना चाहते हैं तो हम यस करेंगे। अदरवाइज चाहते हो कि नहीं मैं दो वाउचर में, अलग अलग वाउचर में टीडीएस की एंट्री करूंगा, तो आप इसको नो कर देना। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको यस करके बताऊंगा, नेक्स्ट एंट्री में मैं आपको नो करके भी इसका जो इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप इस बंदे का एड्रेस वगैरह भी सारा आप डिटेल फिल कर देना, मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ। एक बार बस मैं यहाँ पे पेन नंबर फिल करूंगा उस व्यक्ति का, क्योंकि पेन नंबर अगर आप फिल कर दोगे तो ही 10% टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपका डबल लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास पेन नंबर नहीं है तो 20% टैक्स, मतलब डबल जितना भी है, अगर 5 है तो 10 लग जाएगा, 20 है तो 40% लगेगा, 30 है तो 60% लगेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पेन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और प्रोवाइड पेन डिटेल, इसको भी यस करके एक्सेप्ट करके उसको अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में डाल दूंगा। अगर वो कोई उसके पास जीएसटी नंबर है तो आप रेगुलर में डाल के या कंपोजिशन में डाल के उसका जीएसटी नंबर डाल दें, नहीं है तो उसको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर लेते हुए एक्सेप्ट करवा लें। तो दो खाते खुल गए। नेक्स्ट है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी का। ठीक है ना, क्योंकि हमें ड्यूटी एंड टैक्स भी तो खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो हमने क्या करा, उसको ड्यूटी एंड टैक्स में ले लिया, और यहाँ ले लेंगे टीडीएस, और यहाँ से ले लेंगे जो हमने नेचर बनाया था ना वहां पे पेमेंट का, है ना, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। बस ये हमारा खाता खुल गया। ठीक है, अब हम जाएंगे वापस बैक और जाएंगे वाउचर में। ठीक है, अब जाएंगे हम यहाँ से जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे देखो बता रहा है कि सैलरी एक्सपेंस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो मैंने डाल दिया सैलरी एक्सपेंसेस, डेट क्या है 31 मई, F2 दबाया 31/5, और कितनी है भाई उसकी सैलरी 50,000, और क्रेडिट कर दूंगा मैं सैलरी टू मैन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, 45,000 आ गया, मैच हो रहा है। मतलब 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपए होता है। तो 5,000 रुपए इसी वाउचर में ही कट चुका है उसका। यही ऑप्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सेम वाउचर में मैंने आपको यस किया है ना उसमें, कि आप टीडीएस सेम वाउचर में काटना चाहते हो, तो मैंने यहाँ यस कर दिया था। तो देखो 50,000 तो खर्चे में चला गया हमारे, और बैंक हमसे मांगता है 45,000 रुपए टैक्स कटने के बाद 5,000। ठीक है, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, और फिर न्यू रेफरेंस लेते हुए 5,000 रुपए से फिर बैंक दोबारा डेबिट हो जाएगा, कि भाई इस 50,000 में से 5,000 रुपए इस तरीके से कट रहे हैं कि पहले बैंक क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था 50,000 रुपए से, फिर जैसे हमने वहां पे टीडीएस का जो भी सेम वाउचर का ऑप्शन यस किया तो 5,000 रुपए फिर माइनस हो गए उसके अकाउंट में से। तो अब क्या हुआ, 45,000 रुपए वो हमसे मांगता है।
अब क्रेडिट कर देंगे हम टीडीएस को, क्योंकि टीडीएस हम जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि सैलरी भी हमारी जो मैन को देनी है वो लाइबिलिटी है, और जो गवर्नमेंट को हमें मैन से टीडीएस काट के जो गवर्नमेंट को पे करना है वो भी हमारा क्या लाइबिलिटी है। तो आपको पता ही होगा कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और खर्चा जब भी बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैन को 45,000 रुपए देने और 5,000 रुपए गवर्नमेंट को भी देने, टोटल सैलरी का खर्चा हमारा 50,000 रुपए हो गया, इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये तो हो गया हमारा एक वाउचर। दूसरा आ जाता है कि भाई हमने हेमंत की भी सैलरी काटी है, बट उसमें कोई भी जो टीडीएस है वो नहीं काटा है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्यों नहीं काटा है भाई। देखो, हेमंत कुमार की सैलरी काटी है 31/7 को, 25,000 उसकी सैलरी है, 10% टीडीएस रेट है। अब क्यों नहीं काट रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो टैक्स डिडक्शन कितना, जीरो है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट डाली थी 30,000 रुपए, अगर 30,000 से ऊपर है तो ही टैक्स कटेगा, बट इसकी सैलरी 25,000 है तो उसका टीडीएस नहीं कट रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। जनरल वाउचर में आके मैं क्या करूंगा, डाल दूंगा यहाँ पे सैलरी टू एक्सपेंस, और डेट डाल दूंगा 31 जुलाई, ठीक है, 25,000 रुपए। और यहाँ पे मैं एक नया खाता खोलूंगा, सैलरी टू हेमंत कुमार, ठीक है ना, और इसको भी डाल दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है। और इसका जो जीएसटी है, इस पे टैक्स लगेगा तो उसको भी मैंने कर दिया, यहाँ पे टीडीएस लगेगा, इसको भी मैंने डाल दिया बॉडी एंड इंडिविजुअल्स में, और उसका भी मैंने क्या करा, पेन नंबर जो है वो लिख दिया, ठीक है। आप कोई भी पेन नंबर एक बार मैन्युअली कुछ भी लिख देना, क्योंकि अपने पास है नहीं ना पेन नंबर, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे कुछ भी लिख सकते हो। और इसको भी अनरजिस्टर्ड लेते हुए सेव कर लिया। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अब कोई भी टैक्स नहीं कट रहा है। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था ना, अपने आप 25,000 जो 50,000 था ऑटोमेटिक 45,000 हो गया था ना, इसमें नहीं हो रहा है। इस अकाउंट में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी सैलरी 25,000 है, तो 25,000 पे तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल है ही नहीं किसी व्यक्ति का 30,000 तक, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कट रहा है उसका, ठीक है। इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई ऑफिस रेंट, कि भी मान लो कि भी हम किसी के रेंट पे भी रह रहे हैं, हमारा जो ऑफिस है वो रेंट पे है, ठीक है ना। उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2024 को हमने सुभाष जी हैं उसको हमने रेंट का जो है पैसा देना है। रेंट है टोटल 20,000, ठीक है ना, और 18,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं, 2% जो 10% टैक्स है हम उसका काट रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आ जाता हूं इधर, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है लैंडलॉर्ड सुभाष जी, ठीक है। तो मैं दोबारा टैली में आता हूं, और कौन सी डेट है भाई हमारी, 31/10, 31/10, ठीक है। एक नया खाता खोल लूंगा, सैलरी टू क्या है, ऑफिस रेंट, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट खाता खोल लूंगा ऑफिस रेंट, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसमें भी मैं क्या करूंगा, टीडीएस यस करूंगा, और एप्लीकेबल लेते हुए एक नया बना दूंगा, टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है। अब देख लेता हूं इसका भी सेक्शन वगैरह क्या है, 194I, ठीक है, और 94I, ठीक है। इसमें भी 200 डाल देता हूं, कितना परसेंट है इसमें भी, 10% है, ठीक है। और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है 10,000 रुपए। अगर 10,000 रुपए तक आप किसी से भी अपना रेंट टीडीएस लेते हो, तो आपको कोई भी टीडीएस पे नहीं करना है। 10,000 से ऊपर अगर आपने रेंट ले लिया तो टीडीएस आपका कटेगा। ये हो गया। तो यहाँ पे कितना है भाई टीडीएस, सॉरी उसका रेंट कितना दे रहा है भाई, 20,000 रुपए हम उसको रेंट देंगे, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो गया तो टीडीएस कटेगा। और यहाँ ले लेंगे हम नया खाता, कौन है भाई, लैंडलॉर्ड सुभाष जी, ठीक है। उनका हम खाता खोल लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में। अब यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेड, यस, ठीक है। ये भी हमारा मान लो बॉडी इंडिविजुअल है, और उसके पास मान लो पेन नंबर है तो हमने डाल दिया, ठीक है। और यस करते हुए अनरजिस्टर्ड लेते हुए एक्सेप्ट करवा दिया, तो देखो 18,000 आ गया, सेम आ गया ना, टैक्स कट गया ना, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए दोनों रेफरेंस आ जाएंगे, पहले 20,000 रुपए प्लस हुए, फिर 2,000 रुपए माइनस हो गए, और यहाँ ले लिया टीडीएस ऑन रेंट, एक टीडीएस ऑन रेंट का भी खाता खुलेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी हो जाएगी ड्यूटी एंड टैक्स में, टीडीएस में, और टीडीएस ऑन रेंट। ये लो एंट्री मैच कर गई, ठीक है।
ये सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भी सैलरी अनुराधा को भी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना, उसकी सैलरी 35,000 है, ठीक है, 28,000 रुपये उसका टैक्स कट जाएगा, उसको हमें सैलरी देनी है, और 7,000 रुपये टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, विदाउट पैन कार्ड 20% टीडीएस चार्ज, मतलब इसका क्या है कि भी इस अनुराधा के पास क्या है, पैन कार्ड नहीं है, ठीक है ना, तो 35,000 का देखा जाए 10% के हिसाब से 3,500 रुपये टैक्स होता है, बट इसका लग रहा है डबल, यानी कि 7,000 रुपये लग रहा है। चलिए इसका भी जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डेट क्या है हमारी, 1 नवंबर, ठीक है, 1/11 डालेंगे, और सैलरी, ठीक है, और सैलरी एक्सपेंस कितना है 35,000, और एक खाता खोलेंगे सैलरी टू अनुराधा, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में, और यहाँ पे यस करेंगे, ये भी बॉडी इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसके पास पैन नंबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, और रजिस्टर लेते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो आ गया ना, यहाँ पे सैलरी टू अनुराधा कितना आ गया, 35,000 आना चाहिए, यहाँ पे कितना 28,000, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं अपने गलती कहाँ करी है, यहाँ पे मैंने क्या करी है, देखो एंट्री गलत कर दी ना, यहाँ टीडीएस ऑन सैलरी डेबिट नहीं होगा, यहाँ होगा सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट होगा 35,000 से, और सैलरी टू अनुराधा क्रेडिट होगी, जो भी अमाउंट कट के आएगा वो 28,000 आ जाएगा, ठीक है, ये लो डबल कट गया, और यहाँ ले लेंगे टीडीएस ऑन सैलरी, मैच हो गया हमारा, है ना। तो मतलब 35,000 रुपये उसकी सैलरी थी, पैन नंबर नहीं था तो 7,000 रुपये कट गया, कटने थे 3500 रुपये, अगर पैन नंबर होता, पैन नंबर नहीं है तो 7,000 कट गए, उसको इन हैंड देंगे हम 28,000 रुपये, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ये भी एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट आ जाती है कि सर अगर मान लो हम चाहते हैं अलग वाउचर में उसकी एंट्री करना, देखो डिडक्टेड टीडीएस इन सेम वाउचर नो, अगर ये ऑप्शन नो हो तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि भाई ये जो हमने अनुराधा को सैलरी दी है, ये अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि भी उसमें नो हो, ठीक है ना, मैं आपको एक अनुराधा की जगह दूसरे किसी एम्प्लॉय का खाता खोल के बता देता हूँ, ठीक है ना, सेम 2 नवंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सैलरी ले लेता हूँ एक बार, सैलरी एक्सपेंसेस सेम 35,000 ही ले लेता हूँ मान लो, और एक नया खाता खोल देता हूँ सैलरी टू अंजलि, ठीक है, इसको सन्ड्री क्रेडिटर में ले लिया, और यहाँ पे देखो इसमें क्या किया मैंने, यस, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने बॉडी इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, ये यस है, अब मैं इसको नो कर देता हूँ, देखना क्या होगा। और इसके बाद मान लो टीडीएस जो पैन नंबर है इसके पास भी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई 35,000 यहाँ पे भी आ गया, 35,000 यहाँ पे भी आ गया, अब इसमें टैक्स नहीं कटेगा, अभी टैक्स करके नहीं बताएगा, क्योंकि हमने क्या ऑप्शन करा था, उसको नो कर दिया था कि टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर को नो कर दिया था, तो इस वाउचर में तो वो टीडीएस काट के दिखाएगा नहीं आपको, जैसे पिछले वाउचर्स में आपको हर बार यहाँ टैक्स काट के वैल्यू बता रहा था, 28,000 बता रहा था, अब यहाँ नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेप्ट कर लूँ न्यू रेफरेंस लेते हुए, ठीक है। अब मैं इसका टैक्स काटूं नेक्स्ट वाउचर में, ठीक है ना, सेम वाउचर में नहीं, नेक्स्ट वाउचर में। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा सैलरी टू अंजलि, कितना है भाई उसका जो टैक्स कटेगा, कितना कटेगा, 7,000 रुपये कटेगा, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए मैं क्या करूंगा, ये 7,000 रुपये काट लूंगा उसके, तो देखो 28,000 रुपये रह गया ना उसके अकाउंट में, सैलरी टू अंजलि को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 7,000 रुपये से, और यहाँ ले लिया मैंने टीडीएस ऑन सैलरी। अब यहाँ लेंगे अगेन, ठीक है, यहाँ देखो सारा टोटल अपने आप आ गया कि भाई क्या क्या था, इनकम 20% कटा है, क्यों, क्योंकि उसके बाद पैन नंबर नहीं था, सरचार्ज भी कुछ नहीं है, एजुकेशन जो फीस सेस है वो भी नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन सेस ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं कटा है, बस 7,000 रुपये उसका क्या कटा है, जो 35,000 रुपये उसकी थी सैलरी, उसमें 20% कटा है ना। तो ये सारी डिटेल आ गई उसकी, और यहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसका जो क्या कहते हैं, वो जो ऑप्शन नो है उस हिसाब से अगर आप देख सकते हो कि भैया कैसे हमें एंट्री करनी होती है, अगर हम सेम वाउचर में टीडीएस काटना चाहें तो सेम वाउचर में भी कट जाएगा, अगर आप दूसरे वाउचर में काटना चाहते हो, नेक्स्ट वाउचर में उसका टैक्स काटना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट वाउचर में भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम आएंगे बैलेंस शीट में, और एड के साथ F1 करके देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है 21,000, ठीक है।
और जिसमें से टीडीएस ऑन रेंट है 2000 और टीडीएस ऑन सैलरी है 19,000। ठीक है। और सैलरी किस किस को देनी है भाई? सैलरी देनी है हमें टोटल 1,44,000, जिसमें से जो हमारा किराएदार है उसको देना है 18,000, सैलरी टू अंजलि 28,000, अनुराधा को भी 28,000, हेमंत कुमार को भी 25,000 और मयंक को भी 45,000। ये एंट्री आप जाके पेमेंट वाउचर में कर सकते हो। वाउचर में जाके पेमेंट, ठीक है, जो भी डेट है, मान लो आप दे रहे हो 1/12 को, ठीक है ना। सारी एंट्रियां मैं आपको एक साथ ही करके बता देता हूँ, बाकी देनी तो आपको एंड ऑफ द मंथ ही होती है उनको, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे लैंडलॉर्ड को दे रहा हूँ मैं 18,000 रुपए, ठीक है। अगेन रेफरेंस, इसको मैंने कैश दे दिया। अब मेरा कैश माइनस में जाएगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने दे दिया सैलरी अंजलि को 28,000 रुपए, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको क्या करा, फिर डेबिट कर दिया, अनुराधा को दे दिया फिर 28,000 रुपए, न्यू रेफरेंस लेते हुए। एक ही वाउचर में मैं सारी एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। 25,000 रुपए हेमंत को भी दे दिया और मयंक को 45,000 दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपने कैश तो दिया है 28,000 रुपए एक, ठीक है। फिर एक और आपने कैश दिया है 28,000 रुपए, तो इससे पता चल गया कि भाई कैश जो 28,000 दिया है वो किस किस को दिया, अंजलि और अनुराधा को। बाकी का जो हेमंत और मयंक को है वो आपने दिया है बैंक से, तो आप यहाँ क्या करोगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक से आपने उसको चेक वगैरह दिया है, आप क्या करोगे, वो मेंशन कर लोगे, ठीक है ना। तो एक आपने 25,000 रुपए का चेक दिया है, किसको दिया है भाई, हेमंत कुमार को। चेक, जो भी चेक नंबर है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। और दूसरा भी आपने क्या करा है, चेक दिया है किसको, मयंक कुमार को, उसका भी आप चेक नंबर यहाँ मेंशन कर दोगे। तो देखो यहाँ पे सारी एंट्री हमारी क्लियर हो चुकी है, इनके सारे खाते नील हो चुके हैं, हो चुके हैं ना। अब इसको अपन एक्सेप्ट करवा लेंगे। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर था वो क्या हो गया, नील हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मान लो गवर्नमेंट को भी जो टीडीएस हमें देना था वो भी हम क्या करते हैं, पे कर देते हैं। तो हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, और यहाँ देखो क्या करा, स्टेट एडजस्टमेंट, यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम किस प्रकार का जो भी है हम पेमेंट वगैरह उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नॉट एप्लीकेबल लेते हुए जो भी हमारा क्या है पेमेंट का, जैसे टीडीएस ऑन रेंट है, ठीक है ना, कितना है भाई, टीडीएस का रेट हमें कितना देना है, 2,000 रुपए देना है ना। और फिर यहाँ डेबिट कर दूंगा मैं टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, जो भी हमारी सैलरी है, ठीक है ना, इसकी है मयंक की। फिर आ जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस, फिर मैंने अनुराधा ले लिया, फिर अगेंस्ट रेफरेंस मैंने दिल्ली ले लिया। तीनों रेफरेंस मैंने ले लिए हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए क्रेडिट कर दूंगा एसबीआई बैंक से, क्योंकि सारी जो हमारी टीडीएस की जो पेमेंट है वो मैंने ऑनलाइन ई फंड ट्रांसफर के हिसाब से मैंने क्या करी है, कर दी है। तो आप अगर यहाँ बैंक का नाम देना चाहो तो बैंक भी दे सकते हो, ये लो। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना है तो आप इस तरीके से पे कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, मैंने बारीकी से हर एक टॉपिक को आप कवर किया है, ठीक है। और आप इसको अपने टेली में सॉफ्टवेयर में जरूर करके देखिएगा। इसका अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं आपको मेल कर दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर दें, आप मेरे को मेल या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी करके बता देंगे, सर मेरे को इसका जो असेसमेंट या जो असाइनमेंट है वो मेरे को चाहिए, फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं अभी तक मेरे चैनल पे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अच्छी तरीके से जो भी है मैं समझा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।